अलायंस है वो है, और उसको वेस्ट में बहुत ज़्यादा डेमोनाइज भी किया जाता है। आरएसएस बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो जुड़ी हुई है सेवा के साथ, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के साथ, और अपने जो एक पॉलिटिकल उनका एक नैरेटिव है उसके साथ, भारत की हिंदू सिविलाइजेशन के साथ। मैं बहुत कदर करता हूँ आरएसएस की, लेकिन पूरी दुनिया में, यहाँ हम कनाडा में, अमेरिका में बैठ के देखते हैं कि बीजेपी आरएसएस के इस अलायंस को बहुत नेगेटिवली मीडिया में पोर्ट्रेट किया जाता है। आरएसएस हत्ता कि भारत में भी इस मामले को इम्पॉर्टेंट नहीं समझती कि उस नैरेटिव को किसी तरीके से नेगेट किया जाए। चूँकि उनकी इतनी बड़ी पावर है, वो समझते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत आरएसएस को नहीं है? देखिए, आरएसएस के बारे में कुछ चीज़ें वाज़ेह हैं कि आरएसएस को, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी आप अपने झूठ को छुपाने के लिए आप एक दुश्मन को पाल के रखते हैं, और अगर आप दुश्मन को खड़ा नहीं करेंगे, उसे दुश्मन नहीं बनाएंगे, तो आपकी बात को सच नहीं मानेगा। सेकुलरिज्म इसीलिए जिंदा है और सेकुलरिज्म की दुकानें इसीलिए चल रही हैं कि इस देश में बाकी सारे लोग जो हैं वो एंटी मुस्लिम हैं, हेट्रेट पे चलते हैं। आरएसएस मुसलमानों को खत्म कर देगी, आरएसएस का डर दिखा करके कांग्रेस पार्टी ने रूल किया। तो आरएसएस तो जिस पर्पस से बनी थी उस पर्पस में सियासत नहीं था। आरएसएस की जो कैडर है उसमें से लोग निकल के जाते हैं और वो वहां सत्ता में रहते हैं, और आरएसएस की तो कोई मेंबरशिप भी नहीं। आरएसएस में बहुत सारे लोग होंगे जो आरएसएस से निकले और जो कांग्रेस में चले गए होंगे। क्या सावरकर के मानने वाले वीएन गाडगिल नहीं थे? क्या वसंत साठे नहीं थे? क्या तिलक नहीं थे? ये तमाम सारे लोग भी वहां उस जमाने हार्डलाइनर कहलाते थे, जिनकी सिंपैथी आरएसएस के साथ थी। लेकिन आज आरएसएस जो है वो सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट करने वाली चीज है, और इसलिए सॉफ्ट लगता है कि हम बार बार ये बताएं कि नाथूराम गॉडसे को गांधी जी को मारा था, नाथूराम गॉडसे ने, वो आरएसएस का सदस्य था। अब सवाल यह है कि आप आरोप लगा दें और उसके बाद भाग जाएं। अब आरएसएस साबित करे कि भाई वो हमारा सदस्य नहीं था। तो इसी तरीके से आरएसएस जो सोशल फ्रेमवर्क में जो काम करता है, एक तो उनकी खास बात यह है कि वो कोई बहुत प्रोपेगेंडा नहीं करते, कोई पीआर नहीं करते, बहुत ज्यादा उसमें रहते नहीं है, और उनके यहाँ कोई तनख्वाह पे काम नहीं कर रहा। किसी का कोई पॉलिटिकल एम्बिशन है तो वो आरएसएस छोड़ के जाए और जो पार्टी ज्वाइन कर ले। कोई किसी ने, उन्होंने ये तो नहीं कहा है कि हमारे यहाँ से लोग जो जाएंगे वो सिर्फ बीजेपी ज्वाइन करेंगे, जिसको जहां जाना है चले जाएं आपका दिल है। लेकिन आरएसएस को 70 सालों में खड़ा किया गया बार बार ये कह करके कि ये एंटी मुस्लिम है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, ये तिरंगे को नहीं मानते, ये भगवा को मानते हैं, ये मुसलमानों को दोयम दर्जे का समझते हैं। कोई गुरु गोलवारकर जी का जिक्र करता है, कोई हेडगेवार जी का जिक्र करता है, लेकिन ना तो ज्यादातर लोगों ने गुरु गोलवारकर को पढ़ा है ना हेडगेवार को पढ़ा है। तो अब क्योंकि आपको आरएसएस को गाली देने से सत्ता मिलती है, आरएसएस को गाली देने से आप मॉडर्न कहलाते हैं, लिबरल कहलाते हैं, तो ये एक फैशन हो गया है कि जिस आदमी को मॉडर्न बनना है वो आरएसएस को 4 गाली दे और खड़े होकर के बताए और उसको डिमोनाइज करे। तो तमाम सारे लोग जो लिबरल हैं, जो आप देख रहे हैं, जो अमेरिका में बैठे हुए हैं, ये सब तो वही लोग हैं जिनका शिक्षा पे पहले से कंट्रोल था। तो इस देश की शिक्षा पॉलिसी को चलाया किसने? उन्हीं लोगों को अब वजीफे मिलते थे, उन्हीं लोगों को स्कॉलरशिप मिलते थे, उन्हीं लोगों की यहां पे पीएचडी कराई जाती थी। तो हिंदुत्व को लेकर के, इतिहास को लेकर के, सनातन को लेकर के, या जो नेशनल जो व्यू था, नेशनलिस्टिक जो आपका अप्रोच थी, उसको लेकर के यहां तो उसको तरजीह नहीं दी जाती थी, उसको फ्लोट ही नहीं किया जा सकता था। तो उसी तरीके के लोग थे कि आरएसएस के खिलाफ बोलो, हिंदुत्व के खिलाफ बोलो, हिंदुत्व को गाली दो और ये पाखंड बताओ, मंदिर पूजा पद्धति, ये तमाम सारी चीजों से एक हेट्रेड क्रिएट की गई, लिहाजा वो चल रहा है। तो आरएसएस को मैं आज भी कहता हूं कि जो काम आरएसएस ने किया, आप ये तो नहीं कह सकते कि आरएसएस ने जब जिस वक्त इसकी 1925 में नींव रखी गई होगी तो उस दौर से लेके इसमें बदलाव नहीं आए होंगे। बहुत सारे बदलाव आए होंगे, पर 1925 में जरूरत कुछ और रही होगी, 1950 में जरूरत कुछ और रही होगी, 1970 में रही होगी, और आज तो बदलाव तो आए होंगे। लेकिन कोर क्या है उनका कोर ये है कि वो ये नहीं पूछते जब खाना बांटने जाते हैं कि ये राशिद भाई को दे रहे हैं या रामलाल को दे रहे हैं, श्यामलाल को दे रहे हैं। वो तो आप उनके लोग मरते हैं केरला में 34, 35 जो आरएसएस के कार्यकर्ता मरे, तो कितने का आपने आरएसएस के लोगों को देखा कि वो बंदूक लेके उन लोगों को मारने गए?
तो उनके तो लोग मरते हैं, उसको भी वो बस ये मान के चलते हैं कि ये बस हत्या हुई है, उसका उन्होंने जिक्र करेंगे, पॉलिटिकली कहीं उठा देंगे दो एक जगह, उसके अलावा कोई बदला तो ले नहीं रहे। तो आरएसएस को बदनाम करना, आरएसएस को गाली देना, आरएसएस के बारे में कुछ भी बोल देना, क्योंकि एक तो आरएसएस के साथ यह है कि बहुत सारी चीजें उनकी मार्केट में आती नहीं है कि वो क्या कहते हैं, इसलिए उनका विजन जो है वो विजयदशमी के दिन जो वो भाषण देते हैं पूरा, उसमें पूरा उनका रोड मैप होता है, उनके पूरे साल भर कार्यक्रम चलते हैं, और करीब मेरा ख्याल है कि 400-500 या 300-400, क्योंकि मुझे बहुत अंदरूनी उनके बारे में पता नहीं है, हमारे दोस्त लोगों की वजह से हमको पता है, कुछ प्रचारकों के बीच में मुलाकात से मुझे पता है, वो जो है एनवायरमेंट में भी काम करते हैं, वो जंगल में भी काम करते हैं, वो आदिवासी में भी काम करते हैं, वो घर वापसी के लिए भी काम करते हैं, वो मुसलमानों को भी जाके अपने साथ जोड़ते हैं, मुसलमानों को भी भारत के बारे में बताते हैं, संघ के बारे में तो कोई ऐसा मैं समझता हूं शोभा नहीं है जिसमें आरएसएस जो है लगातार कंटिन्यूअसली विदाउट एनी वायलेंस तो आप उनके लोगों को फ्रेम कर देते हैं, उनके लोगों को मार देते हैं। तो ये सिलसिला है, लेकिन आरएसएस का अपना एक बड़ा रोल है और आरएसएस लगातार इस कोशिश में लगी हुई है, और बीच बीच में उनकी कोशिशें भी हैं, वो जिस तरीके से उन लोगों को बुलाते हैं, डिस्कशन भी करते हैं, कोई वो भी होता है, लेकिन वही मैंने कहा कि जो लोग डिस्कशन में उधर से आते हैं उन लोगों को सोसाइटी आउट कॉर्नर कर देती है। तो एक सामंजस्य जिसे कहते हैं, एक कोऑर्डिनेशन बन नहीं पाता है। लेकिन फिर उस सब के बावजूद भी आरएसएस, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब जनता पार्टी की सरकार थी, जब थर्ड फ्रंट की सरकार थी, तब भी वही काम कर रही थी, आज भी वही काम कर रही है। तो आज सत्ता में आने से आरएसएस को पावर का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उसमें तो कोई पावर में जाने वाले लोग नहीं है, ना पावर से उनका कोई हाँ, वहां से निकलने के बाद जो संघ में जाता है, पॉलिटिक्स में जाए, उसके बाद से उसका संघ से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन कोऑर्डिनेट करते हैं कि जो संघ चाहता था, जो संघ बताना चाहता था, उसमें पॉलिसी में बदलाव लाओ, स्वदेशी की बात करो, लोकल की बात करो, बाहर विदेशियों की कम बात करो, मल्टीनेशनल के खिलाफ, तो वो तमाम सारी चीजें हैं आज भी। लेकिन ये जो बात आपने कही है कि आरएसएस को भी इस बात का अंदाजा है कि ये जो गुस्सा है, ये जो रोष है लोगों में, इसका नुकसान होगा, वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। बीच बीच में मोहन भागवत जी ने कई सारे बयान भी दिए हैं, अपनी बातें भी कही हैं, लेकिन वही मैंने कहा कि जब आपको कई सालों बाद ये लगे ना कि आपके साथ धोखा हुआ है ताहिर भाई, तो आप वाले साहब की बात भी नहीं मानेंगे। आप शायद हो सकता है कि आप कहें कि कितनी भी सब कुछ है, लेकिन आप वो जो एक लंबा गुस्सा होता है कि यार मेरे साथ ही क्यों ये दगा और झूठ बोला गया, वो आज उस स्थिति में हिंदू खड़ा है। अगर मैं समझता हूं, मैंने पहले ही कहा कि ये ऐसा ना हो, लेकिन मैं थोड़ा सा आप रियलिस्टिक हूं, तो मैं मानता हूं कि हालात उधर बढ़ रहे हैं, भले ऐसा ना हो। लिहाजा आरएसएस की कोशिशें हैं, दूसरे लोगों की भी कोशिशें हैं, सरकार भी जिस तरीके से सरकार पर दबाव है हिंदुओं का, मैं समझता हूं ये पहली हिंदुओं की सरकार है, हिंदू मीन्स नेशनलिस्ट लोगों की सरकार है, जिसपे सबसे ज्यादा उसका अपने ही लोगों पे दबाव है, वो अपने लोगों के दबाव में है, क्योंकि हम इतने लंबे वक्त के बाद उन्हें लगता है कि अब हम इस मौके को जाने नहीं देंगे, और जो कुछ हुआ है उनका जो है, जब तक आप हल नहीं करेंगे तब तक हम आपको बैठने नहीं देंगे। लिहाजा 2024 का चुनाव जो है वो देश के लिए बड़ा क्रिटिकल होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये सरकार अगर कंटिन्यू कर जाती है, तब तो इस देश को तोड़ने वाली ताकतें, इस देश के गद्दार, वो हिंदुओं की शक्ल में भी हो, वो लेफ्टिस्ट की शक्ल में हो, वो वामपंथ की शक्ल में हो, वो मुसलमान की शक्ल में हो, किसी पार्टी की शक्ल में हो, लोग उनको आसानी से छोड़ेंगे नहीं। इसलिए 2024 के बाद इस मुल्क की, जिसे कह सकते हैं कि रियल हिस्ट्री लिखी जानी है। अभी तो बदलाव और जिसे कह सकते हैं कि उथल पुथल मची हुई है। आप यहां ये हो गया, आज एक रोड का नाम बदल दिया, आज एक शहर का नाम बदल दिया, अभी तो सिर्फ इतना ही भर चल रहा है। लेकिन जब तक ये पूरे तौर से नहीं होगा, पूरी डस्ट सेटल नहीं करेगी, तब तक किसी एक बड़े नतीजे की उम्मीद करना बेईमानी है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सरकार, इसको कोई प्रो हिंदू कहता है, कोई एंटी मुस्लिम कहता है, लेकिन इसने अपने 6 साल की कारकर्दगी में कोई ऐसा सबूत नहीं दिया है कि इसने हिंदुओं को मजबूत कर दिया और मुसलमानों को कमजोर कर दिया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का मामला हो। लिहाजा मुसलमानों में अगर रीजन प्रिवेल हो जाता है, कोई सेनर एलिमेंट क्रिएट हो जाता है, वो एक दो नहीं, कुछ डाड़ियां नहीं, कुछ मेरा कहने वो लोग जो सोसाइटी में जिनका जोर हो, लिहाजा जो मॉडर्न लोग हैं उनका सोसाइटी में जोर नहीं है। ज्यादातर सोसाइटी में मुसलमानों में वो मुल्ला और मौलवी के उससे ही चलते हैं। लिहाजा वो अभी आप देख रहे हो
ये तबलीगी जमात ने जो खेल किया है उसमें भी मौलवी साहब का वही है। लेकिन दुख यह है कि टेलीविजन पे जो सो कॉल्ड मुसलमान आते हैं पैंट शर्ट पहने हुए, वो भी उन्हीं को डिफेंड करते हैं, वो भी उनके खिलाफ नहीं जाते। तो या तो एक डर है सोसाइटी से अलग थलग होने का, या एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। लिहाजा बड़ी बड़ी बातें जो हैं, चाहे जावेद अख्तर करें, चाहे उनकी अहलिया करें या और दूसरे लोग करें, तो लोग पूछने लगते हैं आमिर खान को डर जो है सेलेक्टिव लगता है, जावेद अख्तर को भी डर सेलेक्टिव लगता है। तो उनकी तरफ से जो आज बहुत जिनको मॉडर्न कहा जाता था किसी वक्त में, वो भी एक्सपोज हो गए। उन्होंने भी अपने चेहरे से वो नकाब उतारा तो पता चला कि ये भी जो है छुपे हुए जो है खतरनाक लोग हैं। इनकी दाढ़ी नहीं थी, ये अंग्रेजी बोलते थे, इनकी हरकतें वही थी। तो अब वो जावेद अख्तर रहे हो, आमिर खान रहे हो और फलाने रहे हो, इवन सलमान खुर्शीद जैसे लोग रहे हो जिनके नाना इस देश के राष्ट्रपति रहे, उनके वालिद यहाँ के गवर्नर रहे, कई वजारतें उनके, लेकिन उन्होंने भी अपनी किताबों में जो बातें लिखी उससे पता चल गया कि आप भले ही ऑक्सफोर्ड में पढ़ लें लेकिन आपका जहन वहीं पर अटका हुआ है। तो अभी ये सेग्रीगेशन नहीं हुआ। हिंदुओं में तो इस बात का सेग्रीगेशन शुरू से था और कभी भी वो एलिमेंट जो है मेजर सोसाइटी पे हावी नहीं हो पाया, जिसे आप फ्रिंज एलिमेंट कहते हैं, जिसे आप बहुत रेडिकल एलिमेंट कहते हैं, वो रहे हैं हमेशा, कभी नहीं हो पाए, जबकि मेजॉरिटी थी। लेकिन आपने 99% मेजॉरिटी आपकी एक ही तरीके से सोचती है, एक ही अंदाज में सोचती है, तो कुछ दूर तक तो आप अपने आप को लिबरल दिखाते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद आपका मुखौटा उतर जाता है। तो आरएसएस की कोशिशें हों या तमाम और दूसरे लोगों की हों, ये कोशिशें जारी रहेंगी और आरएसएस लगातार इस बात में यकीन रखता है कि वो कोशिश अपनी करते रहते हैं और वो कभी एग्रेसिव नहीं होते। वो ये भी नहीं मानते, क्या कहते हैं कि जो आज कोशिश है वो उनके जमाने आ जाएगी। वो एक सिलसिला है, पिछले 50-60 साल से चल रहा है और आज भी चल रहा है। लिहाजा वो घर वापसी की बात जब करते हैं तो घर वापसी में जाकर के किसी को रिश्वत नहीं देते, वो यही बताते हैं कि तुम्हारे पूर्वज थे। और अब तो ओपन कहा जा रहा है कि भाई मुसलमानों, तुम ये मानो कि तुम्हारे बाप दादा पुरखे गजनी था, गौरी था, औरंगजेब था या बाबर था या यही के लोग थे। अब आप फारूक अब्दुल्ला साहब से पूछिए, उनके फैमिली ट्री निकाल लीजिए, तो आखिर में जाके पता चलेगा कि फारूक अब्दुल्ला के दादा परदादा वो जो थे राघोराम थे, कौल थे, वो तो कौल ब्राह्मण है। तो भाई आज आप इंडोनेशिया की तरह क्यों नहीं मानते कि आपके पूर्वज हिंदू थे, आपका कल्चर ये था, आपने अपनी पूजा पद्धति बदल ली है। तो कोई भी हिंदू या नहीं कह रहा कि आप नमाज क्यों पढ़ते हैं, आप नमाज पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़ के आप ये कहें कि सिर्फ मैं और मेरा, इसके अलावा कोई नहीं, तो फिर कन्फ्रंट्रेशन बढ़ेगा। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, ताहिर भाई आप देखें पूरी दुनिया में इस्लाम को लेकर के मुसलमानों ने जिस तरीके से जलील हो रहे हैं, मैं समझता हूं उनके पास कोई जबान इस तरीके का नहीं है कि वो अपनी बात को ये कह सके कि नहीं हम बड़ा लॉजिकल है। आप करते रहिए, कौन दुनिया में आप पे यकीन कर रहा है, सब लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। तो अब अगर आपने तय कर लिया कि नहीं हमें नहीं सुधरना, तो इससे फिर अल्लाह ही बचा सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल आखिर में मैं जानना चाहूँगा पुष्पेंद्र भाई, आपने पाकिस्तानी मीडिया के साथ भी काम किया, हमें मुख्तसर लफ्ज़ों में बताइए कि क्या वो एक्सपीरियंस रहा और भारत के मीडिया के साथ काम करते हुए आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ। अगरचे मैं आइंदा आने वाले कुछ शोज़ में आपसे बातचीत जारी रखूँगा, मगर आज इस हवाले से भी जानना चाह रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान का जो इंग्लिश मीडिया है ना, उसको देख करके लगता है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसको इस अखबार में लिखा गया है, पाकिस्तान के इंग्लिश मीडिया को। अब वो पाकिस्तान में तो मैं इतने वक्त तक रहा कि मतलब आप कहें तो कोई गली ऐसी नहीं है जो मैं ना घूमा हूं, जगह जगह गया और हर किस्म के लोगों के बीच में बैठा। और क्योंकि मुझे जाने की इजाज़त ओपन थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का जो इंग्लिश मीडिया है उसके अंदर थोड़ा सा उसमें रैशनलिज्म है और वो कुछ हद तक बातों को समझ भी रहा है, उन चीज़ों को बताता भी है। लेकिन बात यह है कि वो जो नवाए वक्त है, जिसे मैं नवाए दिक्कत कहता हूं, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वो जो आपका जो वर्नाकुलर मीडिया है वो तो एकदम मतलब हेट रेट पे चलता है पूरा का पूरा। और आपके यहाँ जो तनकीद, जो गुस्सा, जो हुकूमत के खिलाफ जिस तेजी से लिखते हैं आप लोग, और मैं इसलिए आपके यहाँ बहुत ईमानदारी से कहता हूं ये बात कि पाकिस्तान में तो मोरलेस डेमोक्रेसी रही नहीं, आपके यहाँ तो डिक्टेटर रहे। तो डिक्टेटर को तो कभी भी इस किस्म की आवाजें सुनने का शौक कभी भी नहीं रहा। लेकिन उस डिक्टेटरशिप के अंदर भी अगर 5% भी मैं कहता हूं लिखने की हिम्मत है तो वो बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां तो डेमोक्रेसी रही, तो हमारे यहां तो इतना मीडिया की बात कही जाती है, लेकिन आज भी हमारे यहां मीडिया के अंदर नरेटिव तो एक ही चलता है
खासतौर से हिंदी मीडिया और इंग्लिश मीडिया के अंदर भी यही है। हमारे यहाँ तो हिंदी मीडिया भी जो है अल्ट्रा सेकुलर हो जाता है। आज भी नहीं लिखता कि कहीं मुसलमान का कहीं किसी ने मर्डर किया हो तो मुसलमान का नाम नहीं बताते, हिंदू के मर्डर करने वाले का नाम बता देते हैं मुसलमान। तो ये जो बीमारी है, मैं उसमें मानता हूं कि वहां फॉरेन पॉलिसी को लेके बड़ी स्ट्रांग उनकी वो है। हमारे यहाँ फॉरेन पॉलिसी को लेकर के हमारे यहाँ एक राय नहीं है, बहुत ज्यादा बंटते हैं लोग। और खासतौर से हिंदुस्तान को लेकर के मैं समझता हूं कि वहां ना फिर वो हिंदू रहता है, ना इंग्लिश रहता है, ना हिंदी रहता है, वो सब एक ही हो जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ ये है कि इंग्लिश मीडिया जो है इस तरीके से लाइन नहीं ले पाता है सरकार की। बात अलग हो कि एडवर्टाइजमेंट का मामला हो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा हो जाती है। अगर पाकिस्तान के मामला से लिखें तो इंग्लिश मीडिया का रोल अलग है। और अब तो मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान में मीडिया जो है पूरी तरीके से मनी ड्रिवन हो गया है। यानी हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि अखबार जो दुनिया का उनका सबसे पुराना है, उस अखबार के अंदर तो वो कहते हैं अमन की आशा की बातें होती हैं, और चैनल पे बैठ करके वो ऐसा लड़ाते हैं लगता है बम फेंक देंगे यहीं से। तो कभी कभी लगता है कि ये भी वेस्टेड इंटरेस्ट है कि भाई एक तरफ ये भी दुकान चलाओ कि हम भाई भाई हैं, उधर से कुछ गजल गाने वाले आएंगे, इधर से कुछ गजल सुनाने वाले चले जाएंगे, और यहाँ आएंगे, यहाँ बैठेंगे, यहाँ की एलीट के साथ बैठेंगे, वहां की एलीट के साथ बैठेंगे। तो ये भी एक हमारे यहाँ अखबारों में इंग्लिश में चलता रहता है। लेकिन उन्हीं अखबारों के जो टेलीविजन है उसके अंदर भी ये हाल देखा मैंने कि यहाँ ऐसा लगता है कि जंग छिड़ जाएगी। और अब तो एक ऑर्गेनाइजेशन ने दो चैनल खोल लिए हैं। एक चैनल पे मॉडर्न व्यूज आता है, एक पे हार्डलाइन। तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि फिर मैं इसको सहाफत नहीं कहता, फिर मैं इसको कहता हूं कि प्योर ये बिजनेस है। उस बिजनेस में नेशनलिज्म बिक सकता है तो नेशनलिज्म बेचो, कम्युनलिज्म बिक सकता है तो कम्युनलिज्म बेचो, पाकिस्तान की हेटरेट बिक सकती है तो वो बेचो, दोस्ती बिक सकती है तो अब दोस्ती कम बिक रही है। तो आपकी सब आप देख सकते हैं कि उसका एक अपना चेहरा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे ईमानदारी से कि पाकिस्तान का इंग्लिश मीडिया अभी भी भारत से सुपीरियर है, और मैं खासतौर से उनके एडिटोरियल पेज और उनके आर्टिकल्स की बात कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र भाई, आपके साथ आज पहली नशिस्त हुई बातचीत की। मैं आशा करता हूं कि आप हमें वक्त देते रहेंगे, क्योंकि आपकी जो बातचीत है वो बहुत ही इन डेप्थ होती है और हम कैंडिड टॉक करना चाहते हैं, यानी जिसको मैं बिला तकल्लुफ कहता हूं वो बातचीत करना चाहते हैं। मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, उसमें मुनाफकत नहीं होनी चाहिए, चूंकि अगर बातें शुगर कोटेड होगी तो फिर उस बात का कोई फ़ायदा नहीं। नितारे की अब ज़रूरत है, नितारे का समय आ गया है। हमें अब चीज़ों को रैशनैलिटी और इरैशनैलिटी के कंपैरिजन पे देखना है, ना कि वो हॉलो एंड शैलो लेफ्ट राइट में पढ़ना है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। It's a pleasure to me. It's a pleasure to me, sir. Anytime, Tahir bhai. Thank you very much. God bless you. थैंक यू वेरी मच। बातचीत कर रहे थे हम पुष्पेंद्र भाई से, और उनकी बातें ही उनका तारुफ हैं। और मैं आज का बिला तकल्लुफ तजिया देखने और सुनने के लिए आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। YouTube पर टैग टीवी का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का बटन भी दबाइए। किसी किस्म का चैलेंजिंग ज़माना हो, टैग टीवी अपने व्यूज़ और न्यूज़ लाने में देर नहीं करता। आपका तावन भी हमें चाहिए। टैग टीवी को अगर आप स्पॉन्सर्स कर सकें, आप इश्तहार दे सकें, तब भी हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.